नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले शशांक आईएएस अपने सभी विद्यार्थियों का हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे वह मौर्योत्तर काल के अंतर्गत वहां की समाज, संस्कृति, मुद्रा, व्यापार, बिजनेस, इन सब से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को शुरू करें। उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके बीच में। अभी तक जिन किसी भी विद्यार्थी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वह शशांक आईएएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। भाई, ट्रिगर एग्जाम ठीक नीचे दिया हुआ है और यहां पर शशांक आईएएस यानी कि आपकी संस्था का इमेज। डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो जल्द ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करिए। यहां पर मैं आपको और बता दूं कि हिस्ट्री एक समग्र अध्ययन, इतिहास एक समग्र अध्ययन का क्लास चल रहा है जिसका कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स का है, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण सेगमेंट पर परिचर्चा की जाएगी। इस क्लास की फीस 1199 रुपये है, लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आप मात्र 999 रुपये पेमेंट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग गति दें और विस्तार से परिचर्चा करें। यहाँ पर मौर्योत्तरकालीन संस्कृति दिख रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग कई छोटे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर परिचर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आप लोगों ने मौर्योत्तर काल के अंतर्गत यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियों को देखा और इसके साथ साथ बाह्य आक्रांता जो भारत पर आक्रमण किए उनको देखा। अब हम लोग इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत यहाँ की समाज, यहाँ की व्यवस्था, तकनीकी, व्यापार, बिजनेस, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये सेगमेंट होता है यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सरल और सहज तरीके से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे उसे सबसे पहले पॉइंट आउट कर लें। आज ही क्लास में यह 2 पार्ट में आपकी क्लास होगी। आप यहां पर लिख लें मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल और इसके अंतर्गत हम लोग प्रशासन को देखेंगे आज के टॉपिक में। इसके बाद जो है सामाजिक दशा को या फिर मृदभांड परंपरा, मृदभांड लिख देता हूं मैं, मृदभांड के साथ साथ भवन में भी क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद हम लोग इस समय के समाज को देखेंगे और समाज के बाद साहित्य पर परिचर्चा करेंगे। तो समाज, साहित्य, इन सब पर आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा आर्थिक दशा पर भी बात करेंगे, आर्थिक दशा पर बात करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट, यानी कि अभी तक हम लोगों ने राजनीतिक इतिहास को देखा, लेकिन अब हम लोग उस समय के प्रशासन को देखेंगे। मिट्टी के बने बर्तन, भवन निर्माण, इनमें क्या कुछ रहा उस पर बात करेंगे। उस समय के समाज के बारे में बात करेंगे, साहित्य के बारे में बात करेंगे और आर्थिक दशा के बारे में संक्षिप्त में परिचर्चा करेंगे, क्योंकि दूसरे जो सेक्शन है, सेकंड पार्ट है, उसमें हम लोग व्यापार, बिजनेस, उद्योग, इन सब पर विचार जो है विस्तार से करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रशासन की बात करते हैं। प्रशासन, पहले कुछ पॉइंट आउट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। संयुक्त शासन का प्रचलन था। संयुक्त शासन का प्रचलन अभी एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। प्रचलन और किस किस के द्वारा, तो आप लिख लीजिएगा शक और पार्थियन। यहां पर संयुक्त शासन का मतलब राजा और युवराज। मैं अभी इस पर विस्तार से बात करूंगा आपसे, पहले इस पॉइंट को लिख लें। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, हखामनी
हखामनी वंश के शासकों की छत्र प्रणाली व्यवस्था कायम। इसके बाद द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ, और कुछ उपाधियां धारण की गई। उन उपाधियों को भी हम लोग लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा। देवपुत्र, शाही, शाहा, नुशाही। क्या नाम है भाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको यहां पर देखना है। देखिए, हिंदुस्तान में मौर्योत्तर काल के बाद, हमने पिछली क्लास में भी इस डेट को बताया था कि तकरीबन 200 ईसा पूर्व से लेकर के और 300 ईस्वी के मध्य का जो काल है वह मौर्योत्तर काल के रूप में जाना गया। लगभग 500 वर्षों का इतिहास। और इन 500 वर्षों में कई क्षेत्रीय शक्तियां जो भारत की, वह भी शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और विदेशी आक्रांता भी भारत में कई राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किए। जहां क्षेत्रीय शक्तियों में आप लोगों ने शुंग वंश को देखा, कण्व वंश को देखा, सातवाहन वंश को देखा, चेदी वंश को देखा, वहीं पर विदेशी शक्तियों में हिंदयवन, शक, कुषाण, पहलव, इन सब के बारे में। अब यहां पर इन सबका इन्हीं 500 वर्षों में शासनकाल रहा, और इनमें अब प्रशासन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल में संयुक्त शासन का प्रचलन प्रारंभ हुआ। संयुक्त शासन के प्रचलन का तात्पर्य, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न बनता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो शकों ने शासन किया था, पार्थिन यानी कि पहलव, यहां पर जो पार्थिन लिखा हुआ है इसको आप लोग पहलव भी बोलते हैं। तो पार्थिन यानी कि पहलव, इन दोनों की शासन सत्ता में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इन लोगों ने संयुक्त शासन प्रचलन किया। संयुक्त शासन में जितना अधिकार राजा का होता था उतना ही अधिकार और कर्तव्य युवराज का होता था। और कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चंस बना हुआ है कि संयुक्त शासन का प्रचलन कब हुआ और किन के द्वारा किया गया। तो मौर्योत्तर काल में शक और पार्थियन शासन व्यवस्था में संयुक्त शासन व्यवस्था का प्रचलन था। संयुक्त में यानी कि एक तरफ राजा और एक तरफ युवराज, ये दोनों मिलकर के जो है शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी को निभाएंगे। यहां पर इस शब्द का तात्पर्य यही होगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। और परीक्षा में कई बार यह प्रश्न बना है और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा कि संयुक्त शासन व्यवस्था का प्रचलन कब से देखा गया। तो मौर्योत्तर काल में शक और पार्थियन शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जहां पर राजा और युवराज इन दोनों के समान अधिकार और समान कर्तव्य होते थे। हालांकि निश्चित रूप से राजा सर्वोपरि है, लेकिन शासन व्यवस्था में अगर देखा जाए तो युवराज की महत्ता भी अधिक हो जाती है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर देखिए, हखामनी वंश के शासकों की छत्र प्रणाली व्यवस्था कायम। आपको याद होगा, हिंदुस्तान पर सबसे पहले अगर आक्रमण किसी ने किया तो हखामनी वंश के लोगों ने किया। ये हखामनी वंश के लोग कहां के थे? सेंट्रल एशिया के थे, ईरान के थे, यानी कि ईरानियों का आक्रमण हुआ था। इसी को पारस या फारसी भी कहा जाता है। तो पारस या फारस का आक्रमण हुआ था, और जिस राजवंश ने आक्रमण किया था वह हखामनी था। और आपको याद होगा कि साइरस, डेरियस, इन सब के नाम का उल्लेख हमने किया था। तो जब वो लोग भारत पर आक्रमण करते हैं, विशेष करके डेरियस प्रथम की बात यानी कि दारा प्रथम की बात, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और जब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो उनके जो शासक होते हैं वहां पर उनको क्षत्रप कहा जाता है। और वहीं से ये प्रणाली, ये प्रक्रिया चलती चली आई। तो आप देखेंगे कि जो मौर्योत्तर काल है उस समय भी क्षत्रपी व्यवस्था को कायम किया गया, क्षत्रपी प्रणाली को कायम किया गया, और ये शब्द जीवंत बना रहा। बात अगर द्वैध शासन प्रणाली की करें तो आप यहां पर संयुक्त शासन को समझ सकते हैं। उपाधियों की बात करें तो आप देखेंगे कि जो कुषाण शासक थे, विशेष करके कुषाण शासक
यहां पर मैं बता दूं आपको, कुषाण शासक, सबके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। कुषाण शासकों ने उपाधियां धारण की, देवपुत्र, शाह, देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही। तो इसको भी याद करना है कि कुषाण शासकों ने, ठीक है, और जो भी शासक रहे उन लोगों ने इस प्रकार की उपाधियों को धारण किया। तो परीक्षा में यहां पर ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमने आपको यहां पर लिखा और बताया, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले एक बार पुनः आप सुन लें, संयुक्त शासन का प्रचलन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेगा, ठीक है। इसके बाद बाकी की जो बातें हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुलनात्मक रूप से, लेकिन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मृदभांड की तरफ। मृदभांड और भवन तकनीकी की अगर मैं बात करूं, चलिए मृदभांड, मृदभांड प्लस भवन प्लस तकनीकी, मृदभांड, भवन प्लस तकनीकी। यहां पर आप देखेंगे कि पॉइंट आउट करते हैं, इन लोगों के द्वारा लाल रंग के मृदभांड प्रयोग में लाए गए, लाल रंग के मृदभांड प्रयोग में लाए गए। हालांकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि कला और संस्कृति के जब टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर मृदभांड परंपरा को विस्तार से पढ़ेंगे। तो लाल रंग के मृदभांड, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तो जो मिट्टी के बर्तन उन्हें मृदभांड कहते हैं और वो लाल रंग के मृदभांड होते थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ कहा, देखिए मृदभांड, भवन, तकनीकी, इन सबसे रिलेटेड उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम एक ही साथ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए तो कहा जाता है कि जो फुहारे होते हैं, फुहारों के बर्तन प्लस टोटियों के बर्तन, ठीक है, ये इन पात्रों की शुरुआत, इन पात्रों की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, ठीक है। तो विशेष करके जो विदेशी शासक होते थे उनके द्वारा ऐसा किया गया, बट मौर्योत्तर काल में फुहारे, टोटियों, इन पात्रों की शुरुआत जो है आप देखेंगे मौर्योत्तर काल में देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे पगड़ी, कॉमा लगाते चले जाएगा, ट्यूनिक, ट्यूनिक यानी कि कुर्ती, पाजामा, इसके बाद भारी लंबे कोट, भारी लंबे कोट, ठीक है, टोपी, शिरस्त्राण, शिरस्त्राण प्लस बूट, इन सबको पहनने की प्रथा जो है मौर्योत्तर काल में प्रारंभ हुई। यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं लिख लूं तो थोड़ा सा और दोबारा से मैं बात करूं इस पर, पक्की ईंट प्लस टाइल्स, प्लस टाइल्स। तो आप देखेंगे कि पक्की ईंट प्लस टाइल्स ये सब इस समय प्रयोग किए गए। तो सबसे पहले लाल रंग के मृदभांड, इनका प्रयोग किया गया। इसके बाद जो विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण किए उनके जो पहनावे थे वह भी यहां प्रचलन में आ गए, और इनके द्वारा जिन पात्रों का प्रयोग किया जाता था वह भी प्रचलन में आ गया, जैसे फुहारे हो गए, टोटियां हो गई, इन पात्रों की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ पगड़ी, ठीक है, ट्यूनिक। अब ऐसा नहीं था कि यहां पर लोग पगड़ी नहीं पहनते थे, लेकिन एक विशेष प्रकार की पगड़ी होती थी। ट्यूनिक यानी कुर्ती, पजामा, भारी लंबे कोट। आप देखेंगे कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक होता है, उसका एक प्रतिभा प्राप्त हुआ है, उसमें एक लंबा कोट पहना हुआ है, ठीक है। कला संस्कृति में आपको उस दृश्य को हम दिखाएंगे। तो लंबे कोट, टोपी, शिरस्त्राण, ठीक है, बूट, जो बूट होता है आप देखेंगे कि कनिष्क के पैरों में बूट है। तो ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे विशेष करके मौर्योत्तर काल में ही देखने को मिल रहा है। अगर भवन निर्माण में तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग, पकी हुई ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में आप विशेष रूप से देखेंगे। साथ ही साथ टाइल्स, यानी कि अब देखिए टाइल्स में
पत्थर या फिर खपड़े नुमा पत्थर लगा करके जो है वह भवनों में एक सजावट का कार्य करते थे, फिनिशिंग देते थे, निर्माण कार्य में इस प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए और आपको यहां पर इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे सामाजिक दशा की। आइए हम बात करते हैं सामाजिक दशा। सामाजिक दशा। देखिए, सामाजिक दशा की अगर हम बात करें तो परंपरागत रूप से समाज जो था वह 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। मैं यहां लिख देता हूं, परंपरागत रूप से समाज 4 वर्णों में विभाजित। 4 वर्ण कौन कौन से हैं भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो परंपरागत रूप से समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, और आपको पता है कि इन 4 वर्णों का उल्लेख कहां पर हुआ है? कौन सा विद्यार्थी बताएगा? बताइए, कौन सा विद्यार्थी हमारा बताएगा कि सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख कहां हुआ है? मैं आपको यहां पर टाइम दे रहा हूं, आप यहां पर मुझे बताएं कि 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहां पर होता है। तो एक एक करके आपका आंसर आना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 4 वर्णों का जो उल्लेख हुआ है सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, और वहां पर आपको बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म, भुजाओं से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का और जंघों से शूद्र का। और आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि इसमें जो श्लोक है, ब्राह्मणों अश्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य पदाभ्याम शूद्रो जायते, तो यहां पर ब्रह्मा यानी कि एक प्रकृति का स्वरूप, ये प्राकृतिक स्वरूप की बात करते हैं, ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है। तो 4 वर्णों का उत्पत्ति वहां से हुआ। ठीक है, और यहां पर आपको क्या समझना है कि वो परंपरागत रूप से 4 वर्ण जो थे वह इस समय भी समाज में विद्यमान थे, लेकिन पूर्व आप देखेंगे वैदिक काल के पूर्व वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे वह कर्म पर आधारित जो है टाइटल होती थी, यानी कि उन 4 वर्णों के बारे में जो बात की जाती है वह कर्म पर आधारित थी। बाद में जो है जन्म पर आधारित होगी, वहीं से जातिगत बातें निकल करके आई। तो इस समय भी आप देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण था। और यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय वैश्य और शूद्र की स्थिति बेहतर हुई, विशेष करके शूद्रों की स्थिति बहुत अच्छी हुई। मौर्योत्तर काल में शूद्र की स्थिति अच्छी हुई, क्योंकि आप देखेंगे शूद्र को जो है यहां पर शिल्प कार्य में दक्षता को दिखाया गया है, यानी कि जो शूद्र थे इनकी उन्नति शिल्प और व्यापार वाणिज्य में हुई। तो शिल्प प्लस व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। पहले क्या था? शूद्रों को यह अधिकार नहीं था, शूद्रों को सिर्फ कृषि करने का अधिकार था इससे पहले। लेकिन मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि जो शूद्र हैं उनको शिल्प और व्यापार वाणिज्य, शिल्प का व्यवसाय करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ और व्यापार वाणिज्य में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। तो इससे इनकी स्थिति में बहुत कुछ बेहतर हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, इनका जो जीवन है सामान्य जनजीवन वह पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर हुआ। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्योत्तर काल में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किस वर्ण की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर हुई? तो शूद्र वर्ण की स्थिति तुलनात्मक रूप से बहुत बेहतर हुई। बाकी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तुलनात्मक रूप से इनसे बहुत आगे थे, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि शूद्र की स्थिति मौर्योत्तर काल में, मैं बार बार कह रहा हूं, यह प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्योत्तर काल में इनकी स्थिति अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि शिल्प, व्यापार और वाणिज्य इन सब में इनको अधिकार मिला और ये सब कार्य करने लगे। तो यहां पर आप इन सब चीजों को देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहां पर एक और बात, विदेशी शासक जो थे, विदेशी शासक, उनको भी शूद्र कहा जाने लगा था इस काल में। विदेशी शासक, इनको शूद्र कहा गया, शूद्र कहा गया।
इसके साथ ही साथ मलेक्ष भी कहा गया। लेकिन इनके कार्य किस प्रकार से थे भाई? इनके कार्य क्षत्रियों जैसे थे, तो इसीलिए इन्हें शूद्र क्षत्रिय कहा गया। तो कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो विदेशी थे उनको क्या कहा गया? तो विदेशियों को जो है शूद्र कहा गया, मलेक्ष कहा गया, लेकिन इनके कार्य जो थे क्षत्रियों के थे, इसीलिए इन्हें शूद्र क्षत्रिय कहा गया। फिर भी जो भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यहां पर जो आपके क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनेंगे वह शूद्र से बनेंगे कि इनकी स्थिति कैसी हुई। तो इनकी स्थिति बहुत बेहतर हुई। और क्यों हुई? क्योंकि शिल्प और व्यापार में इन्हें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए यहां पर आप देखेंगे। देखिए, हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जहां पर उस पॉइंट को आप बारीकी से समझ पाएं। तो जो क्वेश्चंस यहां से उठेंगे वह इन्हीं पॉइंट्स से उठेंगे, और यहां पर आपकी समझ अब बेहतर हो रही है, क्योंकि आप पिछले समय की तुलना में आप यहां पर देख सकते हैं जिनको वाणिज्य व्यापार शिल्प का कार्य दिया गया उनकी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि पहले वैश्यों का था, वैश्य अभी भी कर रहे हैं लेकिन शूद्र भी करने लगे, तो इससे मजबूत होंगे। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं साहित्य की भी। साहित्य के बारे में चर्चा कर ली जाए। चलिए, साहित्य। साहित्य, देखिए, साहित्य में कई सारे साहित्य हैं जिनके नाम को हम आपको यहाँ पर बताएंगे और आपको याद करना है, और करीब 8 से 10 नाम हैं। और ये आपकी परीक्षा के लिए मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्योत्तर काल के साहित्य, मौर्योत्तर काल में जिन साहित्यों की रचना हुई, चाहे वो पहले की घटना ही क्यों ना हो और इस काल में आकर के उसकी रचना हो रही है, उन सबको आपको विशेष रूप से याद करना है। जैसे आप देखेंगे एक साहित्य है नाट्य शास्त्र। मैं आपसे पूछते भी चलूँगा, नाट्य शास्त्र, कला संस्कृति में इसको आप देखेंगे विशेष करके। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई भाई? कौन बताएगा? नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? बताइए। जी हाँ, भरत मुनि के द्वारा। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? भरत मुनि के द्वारा। इसके बाद दूसरी रचना महाभाष्य। महाभाष्य कौन योद्धा बताएगा भाई? महाभाष्य। महाभाष्य किसकी रचना है? कौन हीरो बताएगा? बताइए। इतने भी योद्धा हमारे क्लास कर रहे हैं, मुझे बताएं कि महाभाष्य किसकी रचना है। आप सभी का जवाब आना चाहिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन जब आप क्लास करते हैं उस टाइम, यानी कि रात को 9 बजे क्लास लाइव होता है, तो उस समय मैं भी आपके साथ लाइव क्लास को अटेंड करता हूं और आपके कमेंट्स को रीड करता हूं, प्रयास करता हूं कि आपका जवाब मैं दे पाऊं। हालांकि हमारे विद्यार्थी हालचाल ही पूछते रहते हैं मुझसे। तो महाभाष्य की रचना, तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। पतंजलि ने की। किसने की भाई? पतंजलि ने की। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो महाभाष्य है, ठीक है, यह किस ग्रंथ की टीका है? यह भी मुझे बताइए। महाभाष्य किस ग्रंथ की टीका है? किस ग्रंथ की टीका है? किस ग्रंथ की टीका है भाई? कौन विद्यार्थी बताएगा? जी हां, पाणिनि की अष्टाध्यायी। बहुत बढ़िया, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये जानकारी सब होनी चाहिए आपको। अष्टाध्यायी, तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसी पर यह टीका है महाभाष्य। और किसने लिखा? पतंजलि ने। चलिए, पतंजलि और पाणिनि की बात हो रही है तो इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी परिचर्चा कर लें, क्योंकि देखिए, जब तक हम लोग कोरिलेट करके चीजों को नहीं समझेंगे, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके नहीं चलेंगे, तब तक बातें नहीं बनेंगी। सिर्फ पॉइंट लिख देना ही काफी नहीं होता है, उससे रिलेटेड जो पहली बातें हुई हैं उसको भी मैं यहां पर आपके बीच में रखूं, जिससे कि आपको सारी बातें याद हो जाएं। आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं कि नहीं? देखिए, पाणिनि की अगर हम बात करें, पाणिनि की अष्टाध्यायी, तो यह वही ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है। वैसे तो 16 महाजनपद का जिक्र आप देख रहे हैं कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में हुआ, जैन साहित्य भगवती सूत्र में हुआ,
इसके अलावा संगम साहित्य के अंतर्गत जो संगम कालीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम है वहां पर भी 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ। हालांकि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपद आ गए जिनमें गणराज्य भी शामिल हैं, लेकिन महाजनपद का उल्लेख हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो पाणिनि थे ये किसके मित्र थे, कौन बताएगा? पाणिनि किसके मित्र थे भाई, किसके दरबार में थे? महापद्मनंद के दरबार में, महापद्मनंद के दरबार में ये उनके मित्र थे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है ना? महापद्मनंद के दरबार में, और उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। ये अष्टाध्यायी क्या है भाई? प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ, प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ। तो आप यहां पर देखेंगे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, इसी पर टीका लिखा गया महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। और पतंजलि के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें कि पतंजलि कौन थे भाई। तो पतंजलि के बारे में आपको पता है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब मुझे यह बताइए, अश्वमेध यज्ञ जो था इन्होंने करवाया था, इसकी जानकारी हमें किसके शिलालेख से प्राप्त होती है, यह आप मुझे बताएंगे। इसकी जानकारी हमें किसके अभिलेख से प्राप्त होती है? शिलालेख नहीं, अभिलेख। किसके अभिलेख से प्राप्त होती है? किसके अभिलेख से प्राप्त होती है? चलिए बताइए। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे पतंजलि, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इसके बारे में जानकारी हमें किसके अभिलेख से प्राप्त होती है? जी हां, बहुत बढ़िया, धनदेव या फिर धंगदेव। धनदेव या फिर धंगदेव। ये कहां के राज्यपाल थे? अयोध्या के राज्यपाल थे। अयोध्या के राज्यपाल। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और आपके एग्जाम में, तो यहां पर आपको कई सारी बातों को मतलब रिकॉल करके चलना पड़ता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग मौर्य काल पढ़ते हैं, तो मौर्य काल का जो प्रशासन है, मौर्य काल की जो कला संस्कृति है, सारी चीजें, उन सब पर भी आपको विशेष रूप से फोकस करना होगा। ठीक उसी तरीके से मौर्योत्तर काल के इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी होती है। पॉलिटिकल सिस्टम से तो क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम। यहां से जो प्रश्न है वह आपके एग्जाम में बनता है, और इस प्रकार के प्रश्न अमूमन आपके दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी एक प्रवृत्ति होती है, एक आदत होती है, एक राजनीतिक इतिहास को पढ़ने का, कि कौन सा शासक कौन सा युद्ध लड़ता है, उस युद्ध में किसको पराजित किया, क्या किया। लेकिन यहां पर अब आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करनी पड़ेगी। किसी भी शासक के बारे में पढ़िए, अगर उस शासक के द्वारा समाज में योगदान दिया गया है, अगर उस शासक के द्वारा अर्थव्यवस्था में योगदान दिया गया है, धर्म में योगदान दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से उससे वही से प्रश्न बनेगा, न कि उसके राजनीतिक जीवन से प्रश्न बनेगा। जैसे अशोक की बात करते हैं, तो अशोक के राजनीतिक जीवन से क्वेश्चंस न के बराबर बनते हैं, उसके धम्म से प्रश्न बनेंगे सबसे महत्वपूर्ण, और उन्होंने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो यहां पर आपको इन सब चीजों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए, और भी कई सारी बातें हैं, हम लोगों को आगे बात करनी है। इसके अलावा साहित्य में हम लोग अगला रचना देखते हैं, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती, ये कौन बताएगा भाई? ये किसकी रचना है? किसके द्वारा गाथा सप्तशती को लिखा गया, कौन बताएगा? गाथा सप्तशती किसकी रचना है? और मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी कर दूं, यह एक महत्वपूर्ण शासक भी हुआ करते थे सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश के एक बड़े शासक भी हुए। गाथा सप्तशती, जी हां, हाल की रचना है। हाल या फिर हल की रचना है। तो हाल या फिर हल की यह रचना है। अच्छा, हाल जो थे ना भाई, उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में की, यह भी मुझे आप बताएं। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में की?
तो जी हां, बिल्कुल सही जवाब हमारे विद्यार्थियों का आ रहा है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की, जो सातवाहन वंश के शासक थे। तो यहां पर आप देखेंगे सब लोग मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं साहब, मौर्योत्तर काल की। और इन सब बिंदुओं को आपको याद कर लेना है अगर परीक्षा पास करना है तो। और सिर्फ श्रोता बन करके हमारी बात सुनेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप नोट्स बनाइए। हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जिनका नाम मैं भी नहीं लूंगा, आगे चल करके मैं उनको पुरस्कृत करूंगा, उनका सुंदर नोट्स आता रहता है। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइलेंट हो गए हैं। कहते हैं कि अपने आप को प्रदर्शन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस चीज को दिखाना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन वंश के शासक हाल ने की थी। तो हाल या हल ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी कई सारी महत्वपूर्ण रचना है। अन्य रचना की भी बात कर लेते हैं। अन्य रचनाएं जो हुई हैं, चलिए साहब अन्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं। यहां देखिए, बृहद कथा कोश। बृहद कथा कोश, बृहद कथा कोश किसकी रचना है? गुणाढ्य की। इसके अलावा एक है कातंत्र, मैं चाहूंगा इसको आप जरूर बताएं। कातंत्र संस्कृत ग्रंथ है भाई, संस्कृत ग्रंथ है कातंत्र। इसकी रचना किसने की? और पढ़ाया हूं मैंने। कातंत्र इसकी रचना किसने की? किसने की भाई? संस्कृत ग्रंथ है, सर्ववर्मन ने। बहुत बढ़िया, सर्ववर्मन ने इसकी रचना की। किसने की भाई? सर्ववर्मन ने इसकी रचना की, कातंत्र की। इसके साथ ही साथ और भी बहुत है। चलिए, कामसूत्र, ये तो आप बता दीजिए। कामसूत्र इसकी रचना किसने की भाई? देखिए जवाब कैसे आ गया। इस पुस्तक के रचनाकार को सभी लोग याद रखते हैं। चलिए, वात्स्यायन। इसके अलावा मनुस्मृति। मनुस्मृति, हालांकि मनुस्मृति की रचना को लेकर के इतिहासकारों में काफी विभेद है, और कुछ लोगों ने बताया कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के तकरीबन 200 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति की रचना हुई, यानी कि 400 वर्षों में इसकी रचना हुई। ठीक है, और मनुस्मृति में कई सारी बातें हैं जिस पर हम लोग बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मनुस्मृति की कई बार गलत व्याख्या लोगों के द्वारा कर दी जाती है, लेकिन जब इस पुस्तक पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ बातें हैं जिनकी व्याख्या गलत तरीके से पेश की जाती है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बट मनुस्मृति जो है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य, यानी कि 400 वर्षों के इन समयों में इस पुस्तक को लिखा गया, और किसी एक के द्वारा नहीं लिखा गया। अगर इतने लंबे समय तक इसका संग्रह रहा, लेकिन इसमें जो बातें रहीं वह जो है मनु की बातें थी। चलिए, इसके अलावा और भी बुद्ध चरित्र, सब आप लोगों को याद है। बुद्ध चरित्र, इसकी रचना किसने की भाई? अश्वघोष। अश्वघोष, अश्वघोष किसके दरबार में थे बताइए? अश्वघोष किसके दरबार में थे? इसके अलावा एक पुस्तक और है, सौंदरानंद। इसकी भी रचना अश्वघोष ने की। इसकी भी रचना अश्वघोष ने की। अगर इजाजत दें तो एक पुस्तक और है, स्वप्नवास व दत्ता। इसकी रचना भास ने की। तो स्वप्नवास दत्ता, इसकी अपनी बड़ी एक अलग रोचक कहानी है, और ये वासवदत्ता और महाराज उदयन के बीच प्रेम कथा है। और मैंने आपसे कहा था कि एक सीरीज़ हमारी आएगी जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वासवदत्ता जो है वह राजकुमारी है, और अवंती की राजकुमारी है, राजा चंड प्रदोत्त की बेटी है। और उदयन जो थे वह महाराज हैं, आप देखेंगे कौशाम्बी के, ठीक है, यानी कि वत्स के। तो वत्स के महाराज उदयन, कौशाम्बी, और जो है स्वप्नवास दत्ता की प्रेम कथा है। इस पर जो है
भाष ने अपनी बातें लिखी हैं। तो बहुत खूबसूरत ये रोचक कथा है जिस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। आप देखेंगे बृहद कथा कोश, कातंत्र, कामसूत्र, मनुस्मृति, बुद्धचरित्र, सौंदरानंद, स्वप्न वासुदत्ता, ये सब तमाम रचनाएं हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और इससे पहले भी हमने यहाँ पर इसके बारे, तो ये सब आपको याद होना चाहिए और काफ़ी पॉपुलर बुक है। तो इन सब के लेखक और जो कब लिखा गया, इन सब को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आइए अब हम बात करते हैं आर्थिक दशा की। ठीक है, तो वैसे स्वप्न वासुदत्ता की कहानी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप लोग बिल्कुल तनाव ना लें। ये बहुत खूबसूरत कहानी है, यहाँ पर थोड़ा विस्तार हो जाएगा, आधे 1 घंटे की पूरी कहानी है और यहाँ पर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग जो है एक अलग सीरीज़ में स्वप्न वासुदत्ता की बात करेंगे जो भाष के द्वारा लिखी हुई है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक दशा की। आर्थिक दशा का जो पॉइंट है बहुत बड़ा है, बट इसमें हम लोग संक्षिप्त में यहाँ पर बात करेंगे, विस्तार से व्यापार बिजनेस में बात करेंगे। चलिए आर्थिक दशा। आर्थिक दशा सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास का यह स्वर्णिम काल माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम लिखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास का यहां पर प्राचीन लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। इतिहास का स्वर्णिम युग, मौर्योत्तर काल, स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। कारण उसके पीछे क्या था कि इस समय जो शिल्प, व्यापारी, इन सब में अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसके बारे में आपको बता दूं, शिल्प और व्यापारी इन सब में अभूतपूर्व उन्नति हुई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि शिल्प व्यापार की अभूतपूर्व उन्नति, शिल्प प्लस व्यापार की अभूतपूर्व उन्नति देखी गई। इसके अलावा आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक सिक्के सबसे अधिक मात्रा में यहां पर जारी हुए। सब पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे अभी एक एक करके। सबसे अधिक सिक्के ये भी आप यहां पर देखेंगे, और इसके साथ साथ बंदरगाह नगर, इन सब का आप देखेंगे कि एक जाल सा बिछ गया। क्या बिछ गया? जाल सा बिछ गया। तो इन सब पॉइंट से आप इस बात को समझ सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास का यह स्वर्ण युग माना जाता है। तो कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है कि प्राचीन इतिहास में वह कौन सा काल है जो स्वर्ण युग के रूप में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो आप देखेंगे मौर्योत्तर काल। अब आइए हम उन बिंदुओं पर चर्चा करें जिसकी वजह से हम लोग ये सिद्ध कर पाए कि वाकई में आर्थिक दृष्टिकोण से यह स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। तो उन सब बातों पर बात करें कि उससे पहले कुछ और पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम उस पर बात कर लें। तो जैसे एक प्रश्न बनता है भूमिदान। देखिए, अगर भूमिदान की हम बात करें तो जरा मुझे बताइए, भूमिदान का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह कब प्राप्त हुआ है और किसके अभिलेख से हमें प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो आपको याद होगा, शातवाहन वंश की एक रानी है जिनका नाम है नागनिका। उनके नानाघाट अभिलेख से भूमिदान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सातवाहन वंश की रानी सातवाहन वंश की रानी नागनिका, इनका एक अभिलेख है नानाघाट अभिलेख।
यहीं से भूमिदान के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भूमिदान के प्रथम साक्ष्य प्राप्त। तो कई बार यह प्रश्न बना है कि भूमिदान के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो सातवाहन वंश की रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में इस बात का वर्णन है कि सातवाहनों ने बौद्ध और ब्राह्मणों को भूमिदान में दिया था। और जो भूमिदान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था भाई? इस भूमिदान को अक्षय नीवी कहा जाता था। लिखिएगा तो, अक्षय नीवी, इस शब्द को आप समझ लीजिए। ये जो भूमिदान दिया जाता था इसे क्या कहा जाता था? अक्षय नीवी कहा जाता था। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में बना हुआ है। अक्षय नीवी का मतलब क्या होता है? यानी कि जो क्षय ना हो, ऐसा मूलधन जो क्षय ना हो। या सीधी सी बात इस पर मैं करूं कि भू राजस्व का स्थायी रूप से दान, यानी कि भू राजस्व का स्थायी रूप से दान। तो भू राजस्व का स्थायी रूप से दान यानी कि राजाओं के द्वारा जब भूमि संपत्ति स्थायी रूप से दान कर दी जाती थी तो ऐसी संपत्ति को अक्षय नीवी कहा जाता था। कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं और फिर बन सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे अक्षय नीवी यानी कि जिस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था और स्थायी रूप से दान कर दिया जाता था, ऐसे को आप देखेंगे कि अक्षय नीवी कहा जाता था। और भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो आप देखेंगे नानाघाट अभिलेख। किसकी इंस्क्रिप्शन है भाई? रानी नागनिका का अभिलेख है। इसके अलावा एक और छोटी सी बात है, फिर उसके बाद हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। एक छोटी सी जो दूसरी बात है उस पर चलिए शिल्प की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, शिल्प की अगर हम बात करें तो कारीगरी एवं शिल्पियों का विलक्षण विकास इस काल में हुआ। यानी कि जबरदस्त तरीके से शिल्प कला का विकास हुआ। पॉइंट आउट कर लीजिए, कारीगर प्लस शिल्पकारों का अद्भुत विकास हुआ। अद्भुत विकास। कई बार यह भी पूछा गया है कि सबसे अधिक विकास तो इसी समय होगा क्योंकि स्वर्ण काल है। कहा जाता है कि मौर्य काल में 24 प्रकार के व्यवसाय थे, जबकि मौर्योत्तर काल में यानी कि मिलिंद पन्हों का अगर उल्लेख किया जाए तो वहां पर 75 व्यवसाय का उल्लेख मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जहां मौर्य काल में 24 प्रकार के व्यवसाय, वहीं मौर्योत्तर काल में 75 प्रकार के व्यवसाय। आप समझ रहे हैं? 75 प्रकार के व्यवसाय। और ये जानकारी मिलिंद पन्हों से। मिलिंद पन्हों का मतलब ये ग्रंथ है नागसेन द्वारा रचित ग्रंथ है। इसी में आप देखेंगे कि यानी कि मिनांडर और नागसेन के बीच में, मिनांडर प्लस नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में विचार विमर्श है बौद्ध धर्म को लेकर के, और यहीं पर फिर जो है मिनांडर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। तो अब देखिए 75 प्रकार के व्यवसाय, 75 टाइप्स के व्यवसाय जो है आप देखेंगे मौर्योत्तर काल में। इसका मतलब कि कारीगर और शिल्पकार जो थे उनमें अद्भुत विकास को देखा गया है। यह आप इस लाइन से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रमुख उद्योग की बात कर लेते हैं और उसके बाद तब इस जो है टॉपिक को समाप्त करेंगे। व्यापार बिजनेस पर हम लोग दूसरे टाइम चर्चा करेंगे। अब चलिए प्रमुख उद्योग की बात करते हैं। प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग में वस्त्र उद्योग, ठीक है। इसके बाद शीशा उद्योग,
इसके बाद आप देखेंगे हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, ठीक है। इसके बाद और भी हैं, अन्य में मैं यहां बात करूंगा। देखिए वस्त्र उद्योग में आप इन सब पर हम लोग जो है एक बहुत डिटेल में बात करें किस प्रकार के वस्त्र बनते थे, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये लोग जो वस्त्र बनाते थे इसका ये लोग निर्यात भी करते थे और उसके बदले में आप देखेंगे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य धातुओं का जो है उसके बदले में वो उसको प्राप्त करते थे। तो कई बार इस पर कुछ टिप्पणी भी हम इतिहासकारों की आपको बताएंगे, कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। लेकिन अभी एक और उद्योग है, क्योंकि इन सब पर हम अलग अलग से बात करेंगे, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। शीशा उद्योग, एक है लोहा उद्योग, लोहा प्लस इस्पात उद्योग, ठीक है। शीशा उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग और अन्य के भी नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे अलग से। लोहे का विशेष रूप से लोहा उद्योग मगध में था। नमक उद्योग भी बनाया गया, नमक उद्योग पंजाब में बहुत सक्रिय था। हीरा उद्योग यानी कि हीरा तो कश्मीर, कोसल, विदर्भ, ठीक है, कलिंग, इसके अलावा तांबा राजस्थान, ठीक है, मसाला दक्षिण भारत, सोना, इसको जरूर याद रख लीजिएगा भाई, ये अल्ताई पहाड़ी से प्राप्त करते थे भाई ये लोग। अल्ताई पहाड़ी मध्य एशिया। भाई मौर्योत्तर काल में विदेशी भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रमुख उद्योग थे जिनको आपको विशेष रूप से जानना है और इनसे रिलेटेड जो है हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर अभी सिर्फ इन उद्योगों को सामान्य रूप से देख लें, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं, मैं फिर कर रहा हूं, इस पर हम लोग विस्तार से परिचर्चा करेंगे, इसका अपना एक अलग टॉपिक है। पहले उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लें जिन पर हम सामान्य बात करते हैं, बाकी विस्तार से इन सब पर बात करेंगे। सिक्कों की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सिक्कों की बात कर लेते हैं। अगर सिक्के को देखा जाए तो यहां से भी प्रश्न बनता है। आप देखेंगे कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, तो आप देखेंगे इंडो ग्रीक शासक स्वर्ण सिक्के जारी किए, स्वर्ण सिक्के, ठीक है। और इन सिक्कों पर इन्होंने एक तरफ यूनानी भाषा का प्रयोग किया और दूसरी तरफ प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कहा जाता है कि इंडो ग्रीक शासकों के जो स्वर्ण सिक्के थे, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है कि इंडो ग्रीक शासकों के जो स्वर्ण सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें स्टेटर कहा जाता था। इन सिक्कों को स्टेटर कहा जाता था। ये कई बार पूछा गया है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे जो ये शासक हैं, ठीक है, इन्होंने यूनानी भाषा एक तरफ और दूसरी तरफ प्राकृत भाषा, इसका मतलब कि भारतीय भाषा को भी ये एक्सेप्ट कर रहे थे, यहाँ के जीवन, यहाँ के देवी देवताओं के धर्म को, इन सबको स्वीकार कर रहे थे। तो ये भी ध्यान रखना विशेष करके। हालांकि फिर भी आप देखेंगे इनके साथ जो ये इंडो ग्रीक है, क्योंकि ये आप देखेंगे विशेष करके बैक्टीरिया अफगानिस्तान में रह रहे हैं, इनके ऊपर तो प्रभाव पहले से ही भारत का रहेगा, लेकिन यूनान का भी प्रभाव इनके ऊपर जबरदस्त रहा और दोनों का मिक्स आप यहां पर देखेंगे। अब प्रश्न एक बार बना हुआ है, थोड़ा सा इस पर हम आ जाएं, थोड़ा सा विषयांतर हो रहे थे। स्टेटर,
तो स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए उसे स्टेटर कहा जाता है। कई बार परीक्षा में यह पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा मैं आपको यहां पर पूछना चाह रहा हूं। सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए, लेकिन शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? शुद्ध स्वर्ण सिक्कों की अगर हम बात की जाए तो किसने जारी किए शुद्ध स्वर्ण सिक्के? ये कौन बताएगा? शुद्ध स्वर्ण सिक्के, तो शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए गए कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा, जो कि 124 ग्रेन का था। और ये जो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे यह 123 ग्रेन का था। तो शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए गए कुषाणों के द्वारा, लेकिन स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है भाई, परीक्षा में बनता है। तो यहां पर आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद कुषाणों ने शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। अब यहां पर हम कुषाणों की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वाधिक ताम्र सिक्का किसने जारी किया भाई? कुषाणों ने ही जारी किया। कुषाणों ने जारी किया। तो कुषाणों ने जारी किया, यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और कहा जाता है कि जो कुषाण शासक थे, ठीक है, वैसे जितने भी शासक थे उन्होंने अपने सिक्कों पर देवी देवताओं की मतलब चित्रों को उत्कीर्ण करवाया, लेकिन सबसे अधिक सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र का उत्कीर्णन किसके द्वारा कराया गया? तो ये भी लिख दीजिएगा कि एक शासक होता है हुविस्क। तो इसके सिक्कों पर सबसे अधिक देवी देवताओं के चित्र का अंकन है। जैसे आप बता दें, बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, इसके बाद आप देखेंगे विष्णु, संकर्षण, उमा। तो कई सारे देवी देवताओं के चित्रों का अंकन है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न उठता है कि मौर्योत्तर काल में किस शासक ने जो है शीशे के सिक्के चलाए? तो आप यहां पर देखिएगा कि शीशे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए भाई? देखिए कहां पर स्पेस है, चलिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के किसने चलाए? कौन बताएगा? सातवाहन। बहुत बढ़िया, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। सबसे पहले शीशे का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहनों ने चलाया था। इस पॉइंट को आपको पॉइंट आउट कर लेना है। इसके अलावा चांदी, तांबा और पोटीन, इसके भी सिक्के ये चलाए थे। इसके अलावा चांदी, तांबा यानी कि ताम्र प्लस पोटीन, इनके भी सिक्के चलाए। लेकिन शीशे के सिक्के सबसे पहले सातवाहन शासकों के द्वारा चलाया गया। सातवाहन शासक जो होते थे उनके सिक्कों पर जहाज, शंख, मछली के चित्र होते थे। इन सातवाहन शासकों के सिक्कों पर जहाज, शंख और मछली, इनके चित्र का विशेष रूप से अंकन है। अंतिम महान सातवाहन शासक के बारे में देखेंगे जिसके जो है सिक्कों पर जहाज का अंकन है। तो कई बार यह प्रश्न बनता है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो सातवाहन शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए, लेकिन ऐसा नहीं था कि सातवाहन काल में सिर्फ शीशे के सिक्के थे। चांदी के भी सिक्के थे, ताम्र के सिक्के थे और पोटीन के भी सिक्के थे। इनके सिक्कों पर जहाज, शंख और मछली के चित्रों का अंकन है। लेकिन यहां पर सिक्कों को लेकर के एक और बात मैं आपसे कर लूं। सिक्कों को लेकर के एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। बाकी प्रमुख उद्योग और इसके बारे में हम कल डिटेल में आपसे बात करेंगे।
सिक्कों को लेकर के आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सोने के जो सिक्के जारी हुए, सोने के सिक्के, ठीक है, इन्हें निस्क भी कहा जाता था, निस्क कहा जाता था, स्वर्ण कहा गया और फल कहा गया। ये भी आपको पल कहा गया, बाय मिस्टेक पल कहा गया। तो निस्क, स्वर्ण और पल, यह सोने के सिक्के को कहा जाता था। बात अगर चांदी के सिक्के की जाए तो चांदी के सिक्के को शतमान कहा जाता था, शतमान कहा जाता था। अगर तांबे के सिक्के यानी कि ताम्र के सिक्के की बात की जाए तो काकरी कहते थे, काकरी जो प्रचलित नाम हुआ करता था। इसके अलावा करसापण मौजूद था, करसापण पहले से चला आ रहा है। करसापण, करसापण यानी कि आहत सिक्का, और ये किसका होता था? ये चांदी का भी होता था, ये इसमें आप देखेंगे सोना भी होता था, तांबा भी होता था, लेकिन चांदी सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सिक्कों के बारे में जो देखेंगे, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, आपके परीक्षा में। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण व्यापार बिजनेस है, व्यापारिक मार्गों की खोज, प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज जिन जिन बातों पर हम लोगों ने आपसे डिस्कस की उसको आप लोग सभी लोग पॉइंट आउट कर लेंगे, और इसके बाद हम इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो आज हम लोग लगभग इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा किए हैं जो आपके बीच में देखा गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बात की प्रशासन से रिलेटेड, मृदभांड और अन्य चीज़ों से रिलेटेड, सामाजिक दशा से रिलेटेड हम लोगों ने बात की, ठीक है। साहित्य की भी बात की हम लोगों ने, और इसके अलावा आर्थिक दशा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी परिचर्चा की। लेकिन अभी इसका जो अगला टॉपिक है जो कि जिस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रमुख बंदरगाह, व्यापार, बिजनेस, तो कल की क्लास में। तो आशा करते हैं हमारे विद्यार्थियों को आज की क्लास बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझ में आई होगी, और सेकंड सेगमेंट के साथ कल हम आपसे मुलाकात करेंगे। और जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं वो कमेंट जरूर करें कि क्यों डिसलाइक करते हैं, भाई उनको अलग से क्या पढ़ा दिया जाए, तो उसको भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। और बाकी अपनी बात आप रख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।